राज्य सरकार ने बजट को लेकर तैयारियां की तेज। बजट में रोजगार और आजीविका को बढ़ाने पर रहेगा जोर। आम लोगों से भी मांगे जाएंगे सुझाव। देहरादून की 129 मलिन बस्तियों से वसूला जाएगा हाउस टैक्स। नगर निगम को होगा 4 करोड़ का फायदा। गैरसैंण में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के मौन उपवास पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बोला हमला। कहा हरीश रावत का मौन व्रत बेबुनियाद। सरकार पहले ही बजट सत्र को गैरसैंण में करने की कर चुकी है घोषणा। माघ पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। हर हर गंगे से गुंजा हरिद्वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर की शुरुआत करेंगे। राज्य सरकार ने विधानसभा में पेश होने वाले बजट को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। इस बार बजट में रोजगार और आजीविका बढ़ाने पर खास फोकस रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बजट बेहतर हो, इसके लिए आम लोगों से सुझाव लिए जाएंगे। बजट में पशुपालन, मत्स्य, कृषि और सामाजिक विकास की योजनाओं पर पिछले साल की तुलना इस बार ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं, किसानों और नौजवानों के साथ विकास पर सबसे ज्यादा फोकस करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। हमारे वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष के बजट को 40 बजट जनता के सुझाव पर आधारित है। हम ये मान के चलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर आय के संसाधन है किस रूप में बढ़ाया जाए, एक पक्ष ये भी रहेगा। इसके साथ साथ बजट से यहाँ के युवाओं, महिलाओं और जो हमारे काश्तकार, खासतौर पर मोटे अनाज के भारतवर्ष के अंदर महत्व देने का मोदी जी ने किया है और मोटे अनाज का और परंपरागत खेती का केंद्र उत्तराखंड बने, इस दिशा में हम सबका प्रयास रहेगा। इस दृष्टिकोण से अच्छे बजट का प्रावधान इस क्षेत्र में किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एक बार गैरसैंण का मुद्दा गरमाने लगा है। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन व्रत किया है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसी वजह से हरीश रावत बिना मुद्दे के ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मौन व्रत करना बेबुनियादी है। साथ ही कहा कि सरकार पहले ही तय कर चुकी है कि उत्तराखंड में इस बार बजट गैरसैंण में होगा। सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट किया है कि इस वर्ष बजट सत्र जो है गैरसैंण में होगा। अब क्योंकि जब राजनीतिक विषय बचते नहीं है तो हरीश रावत जी इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर प्रश्न खड़ा करते हैं। आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि बजट सत्र गैरसैंण में होगा। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनी है और गैरसैंण का समृद्ध विकास ये हमारे लक्ष्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में माघ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर की पौड़ी, ब्रह्माकुंड सहित अन्य घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। लेकिन हर की पौड़ी क्षेत्र में एक अलौकिक नजारा देखने को मिला। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान सहित दान का विशेष महत्व है। बता दें कि इस दौरान पुलिस प्रशासन ने भी भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और यात्रियों की सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए। पवित्रता देखते हुए हमको बहुत खुशी मिली। गंगा मैया ने मेरी मन की भावना को बिल्कुल बदल दिया। मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन है। कल से नहाने के बाद में बहुत खुश हूँ मैं। यहाँ के साफ सफाई वगैरह बहुत अच्छी लगी मेरे को, इसलिए हम उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद महाराज अपने प्रवास के दौरान जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने आपदा प्रभावितों से मिलकर सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। बता दें कि जोशीमठ में पिछले 1 महीने के अंदर ये उनकी तीसरी यात्रा थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे जोशीमठ आपदा प्रभावितों के साथ खड़े हैं। ज्योतिर्मठ की ओर से उन्हें हर संभव सहयोग किया जाएगा। साथ ही कहा कि 12 फरवरी को शीतकालीन अवकाश के बाद उच्च
उच्च न्यायालय नैनीताल में जोशीमठ आपदा प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए मजबूती से पक्ष रखेंगे। चंपावत के जीजीआईसी सभागार में जनपद स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ चंपावत के जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने किया। कार्यक्रम में जनपद के 45 स्कूलों के 66 बच्चों ने प्रतिभाग कर एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए। इस दौरान जिला अधिकारी ने सभी मॉडलों का निरीक्षण कर सराहना की। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सक्सेना ने बताया कि जनपद स्तर पर स्थान प्राप्त सभी बच्चों को राज्य स्तर पर प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। जो इंस्पायर अवार्ड का सिलेक्शन होना है डिस्ट्रिक्ट से, वो हो रहा है और बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स सभी हमारे दूरस्थ स्कूलों के बच्चों ने भी, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अगर घास काटने की मशीन है या जो फल तोड़ने की मशीन है, या कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसके चलने के लिए प्रॉब्लम है, या गैस सिलेंडर ऊपर ले आना होता है उसके लिए कोई मशीन बनाई है। ऐसे बहुत सारी, किसी बच्चे ने ऐप भी बनाई है जावा में, तो बहुत ही सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट किए गए और इनसे पूरे जनपद के बच्चों को और भी मोटिवेशन मिलता है कि वो इनोवेशन करें। उत्तराखंड के देहरादून में मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने की। डॉक्टर संधू ने केंद्र और राज्यों के बीच आपसी समन्वय, आर्थिक और सामाजिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सरकारों ने संचालित गुड प्रैक्टिसेस पर भी चर्चा की गई। साथ ही स्थानीय उत्पादों को अधिक बढ़ावा दिए जाने को कहा। बैठक के दौरान दुरुस्त गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा लाने और भारत नेट 1-2-3 परियोजनाओं के माध्यम से मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने पर बल दिया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर, उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की 28 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कुर्की की जाएगी। इस मामले में एसएसपी पौड़ी ने हरिद्वार और पौड़ी के जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी है। संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले मुख्य आरोपी पर पुलिस ने कठोर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। बता दें कि पुलकित आर्य उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है, जिसने अपने अन्य 2 साथियों से रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी को 18 सितंबर की रात नहर में फेंककर हत्या कर दी थी। लक्ष्मण झूला में गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलकित, अंकित और सौरभ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आयोग को निर्देशित किए गए थे कि जो इनकी चलाचल संपत्ति है उसका पूरा ब्यौरा हासिल करें और लगभग जो है इनकी हरिद्वार में जो पुलकित आर्य है उनकी 1 करोड़ 75 लाख की संपत्ति, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी लैंड है और जो उनके पास वाहन उपलब्ध हैं, वो हमारी एक रफ एस्टिमेट जो है तैयार किया गया था। और उसके अलावा पौड़ी में जो यमकेश्वर क्षेत्र में जो इनका ज़मीन है उसकी भी जो एक एस्टिमेट लैंड की तैयार की गई थी, वो लगभग 1 करोड़ 6 लाख के ऊपर है। तो ये लगभग 2.25 करोड़ की संपत्ति का संबंधित जो जिलाधिकारी हैं उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने के लिए भेजा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल के टिहरी में जिला अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ग्राम सभा तल्ला उप्पू पहुंचे, जहां पर डीएम ने 53 दिन से हड़ताल पर बैठे पुनर्वास संघर्ष समिति के सदस्यों से बातचीत की। डूब क्षेत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे समिति के सदस्यों की मांगों पर जल्द समाधान करने का विश्वास दिलाया। जिलाधिकारी ने कहा कि 2019 में केंद्र सरकार को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें ग्राम सभा तल्ला उप्पू के विस्थापन को लेकर कुछ आपत्तियां लगी थी। साथ ही कहा कि जिला कार्यालय टिहरी में मंत्री लोक निर्माण विभाग की बैठक रखी गई है, जिसमें लोगों की मांगों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। उनका एक लिस्ट बना लें और इसके आधार पर हम यहाँ पे एक बार करने के बाद माननीय मंत्री जी के साथ हम केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर लेंगे। इसमें हमारे जो गांव है, इस गांव को हम स्पेशल केस के रूप में प्रस्तावित भी करेंगे, जिससे हम जल्द से जल्द इनके जो भी मांगे हैं उसको पूर्ण कर सकें।
आगे बढ़ेंगे। जनपद उधम सिंह नगर में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने ई समाधान चौपाल की एक अच्छी पहल की शुरुआत की थी, जिससे जसपुर तहसील के गांव पतरामपुर में तीसरी ई समाधान चौपाल का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। इस चौपाल में खंड विकास अधिकारी, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर समेत अन्य विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं उप जिला अधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि पतरामपुर गांव में ई समाधान चौपाल लगाई गई, जिसमें अपर जिला अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीणों की शिकायत सुनी, जिसमें 33 शिकायतों को सुना गया और अधिकांश शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया। कुछ शिकायतें ऐसी थी जिसमें जांच की आवश्यकता है, उन शिकायतों का जांच कर 1 हफ्ते में निराकरण किया जाएगा। यहाँ पर ई चौपाल लगी थी, उसमें 33 शिकायतें आई थी, जिसमें कि अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है और ऑनलाइन माध्यम से सारे के सारे लोग वीसी से कनेक्टेड थे और उसी समय इनका निस्तारण किया गया था। लेकिन कुछ शिकायतें ऐसी थी जिसमें कि जांच की आवश्यकता है, तो अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा यहाँ पर निर्देशित कर दिया है कि इसमें जाँच करें और 1 सप्ताह के अंतर्गत इनका भी निस्तारण करें। देहरादून की 129 बस्तियों के 40,000 भवनों पर नगर निगम अब टैक्स लगाने की तैयारी में है। बस्तियों पर हाउस टैक्स लगाने से नगर निगम की सालाना इनकम करीब 4 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। बता दें कि बस्तियों से 2017 में 1 साल तक हाउस टैक्स लिया गया था, लेकिन 2018 में हाईकोर्ट ने इन बस्तियों को अतिक्रमण मानकर हटाने का आदेश जारी कर दिया और करीब 40,000 घरों का ध्वस्तीकरण किया गया, जिसके चलते मलिन बस्तियों में मालिकाना हक की मांग उठाई और इन बस्तियों को धामी सरकार ने 3 साल का अध्यादेश लाकर राहत दे दी। लेकिन अब एक बार फिर 2021 में इन बस्तियों पर संकट खड़ा हो गया है। बस्तियां हैं, उनमें पहले भी टैक्स लिया जाता था, बीच में वो टैक्स किसी कारणवश जो है उनको टैक्स लेना बंद हो गया। हमने कल बोर्ड में इसको लेके आए थे, उसमें थोड़ा दिक्कत ये आ रही थी कि जो सॉफ्टवेयर जो शासन के द्वारा बना है और जो निगम का जो सॉफ्टवेयर था, शासन से ये था कि अब आप निगम का सॉफ्टवेयर नहीं चलाएंगे, जो शासन से बना है वही चलाएंगे। तो उसमें कुछ कमियां थी, उस वजह से वो टैक्स उसमें नहीं लिया जा रहा था। सभी जितने हमारे अप्रूव्ड मलिन बस्ती वाले हैं उन सबसे जो है हाउस टैक्स की श्रेणी में उनको लाकर और उनसे टैक्स लेंगे। जो उनकी जो शंकाएं हैं कि जो टैक्स लेना बंद कर दिया, हमें उजाड़ देंगे, तो इसलिए उनकी शंका भी खत्म होगी, उनसे कोई उजाड़ा नहीं जाएगा। और शासन और सरकार जो है प्रयास कर रही है कि इनको मालिकाना हक दिया जाए, उस ओर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। रोपवे परियोजना के अंतर्गत शिफन कोट से बेघर हुए लोगों को 3 साल बाद भी न्याय नहीं मिला, जिसके चलते उत्तराखंड क्रांति दल ने शिफन कोट के बेघरों के साथ बैठक की और 1 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में समर्थन देने की बात कही। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने कहा कि शिफन कोट के लोगों की अनदेखी हो रही है और जब तक शिफन कोट के बेघरों को 50 गज जमीन या मकान बनाकर नहीं दिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि तराजू मानसिकता वाली भाजपा की सरकार बैठी है, जो बड़े उद्योगपतियों को सरकारी जमीनों में बैठाकर उत्तराखंड के अंदर सिर्फ पैसा कमाने की मानसिकता से कार्य कर रही है, जिसका परिणाम शिफन कोट है, जहां 3 साल से बेघरों को अभी तक विस्थापित नहीं किया गया। 3.5 सालों से छला जा रहा है और हमारे साथ जो है छल का कार्य किया जा रहा है। आखिर में यूकेडी ने पहले भी हमें समर्थन दिया था, आज भी समर्थन दे दिया। आज भी हमने जो है यूकेडी पूरा समर्थन हमारे साथ है। आज 3 साल पूरे हो चुके हैं, मगर शिपन कोट में अभी एक भी पत्थर नहीं लगा है और शिपन कोट में ना कोई भी कार्य होगा। इन्होंने एक जो है अपने फायदा के लिए शिपन कोट को हमको वहाँ से उजाड़ा था। हम आखिर उन सरकार से भी निवेदन करते हैं और यहाँ पे जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनसे भी निवेदन करते हैं कि हमें पुनः फिर जो है शिपन कोट वापस दिया जाए। उत्तराखंडियत को बचाना है तो सबको एक मत होना पड़ेगा। उसी क्रम में आपके सेमवाल जी को यहाँ पर नगर अध्यक्ष बनाया गया और संरक्षक जोशी जी को बनाया गया। 1 मार्च से जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन उत्तराखंड क्रांति दल उसको समर्थन। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।